हाय एवरीवन, आई एम चंचल भारद्वाज एंड यू आर वाचिंग माय चैनल इनसाइटफुल एजुकेशन। और आज हम पढ़ेंगे, आज हम रिवाइज करेंगे। ठीक है, आज हम शुरू से अंत तक इस बुक के बारे में हम एक एक करके वीडियोस अपलोड करेंगे और आपके एग्जाम से पहले आपको रिवीजन नोट्स प्रोवाइड करेंगे। तो सबसे पहले हमारा चैप्टर है क्लास 11th का कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ, कॉन्स्टिट्यूशन क्यों और कैसे। तो इसमें हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बारे में जानेंगे और बहुत क्विकली मैं आपको इसको समझाऊंगी, एकदम क्रिस्प निचोड़ इस चैप्टर का। तो चलिए बिना देर करते अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन है क्या। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा ऐसा एक बुक है, हमारी एक रिटन फॉर्म में आप समझ लीजिए कि एक बुक है, ठीक है, जिसमें हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे जाते हैं, जिससे हमारी कंट्री चलती है, हमारी गवर्नमेंट काम करती है, इलेक्शन कैसे होते हैं, लॉज कैसे बनती है, पॉलिसीज कैसे चलती है, हमें किससे राइट्स मिलते हैं, ये सब चीजें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी जा चुकी हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा। तो ये एक रिटन रूल्स एंड रेगुलेशन का एक ऐसा सेट है, ठीक है, एक ऐसा फ्रेमवर्क है, ढांचा है, जिसमें कि सारे सिटीजन हम एक्सेप्ट करते हैं इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को, ताकि हम साथ में पीसफुली रह सकें, ठीक है, फॉर लिविंग टुगेदर। अब हमें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए क्यों? उसके मेनली 4 रीजन है जो आपके एनसीईआरटी में दिए गए। ठीक है, सबसे पहले टू प्रोवाइड अ सेट ऑफ बेसिक रूल्स दैट अलाउ फॉर मिनिमल कोऑर्डिनेशन अमंग्स्ट मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। माने आपको सबसे पहला जो काम है हमारे लिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन करता है, उसका फंक्शन है, वो ये है कि आपकी सोसाइटी के लिए वो एक ऐसा मिनिमम कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करता है जिससे कि आप सारे के सारे लोग एक साथ मिलजुल कर पीसफुली रह सके विदाउट एनी क्योस, बिना किसी, जैसे बोलते हैं वायलेंट, किसी भी हिंसाओं के, बिना किसी लड़ाई झगड़े के। वो कैसे होगा? देखिए, हर इंडिविजुअल डिफरेंट है, हर किसी की एस्पिरेशंस डिफरेंट है, हर किसी की आकांक्षाएं डिफरेंट है, हर किसी का रहने का तरीका अलग है। तो क्या हो सकता है कि हमारा रहने का तरीका किसी और के रहने के तरीके को अफेक्ट कर दे या उनके फ्रीडम को छीन ले। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन प्रोवाइड करता है जिससे कि हमारी सोसाइटी में एक तरह से कोऑर्डिनेशन है, एक सामंजस्य है, जिससे में कि हम एक दूसरे के प्रति डिग्निटी रखें, सम्मान रखें और हम एक दूसरे के जो फ्रीडम को मेंटेन करते हुए अपना जीवन और अपनी एस्पिरेशंस अचीव करें। ठीक है, देन नेक्स्ट इज टू स्पेसिफाई हु हैज द पावर टू मेक डिसीजन। अब दूसरा जो काम है, मेन काम कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ये कि हमारे जो सरकारें हैं, वो हमारी जो कंट्री है वो कैसे चलेगी, हमारी कंट्री को चलाएगा कौन, किसके पास हमारी डिसीजन मेकिंग की पावर है। देखिए, हमारी कंट्री एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और उसमें लोगों के पास राइट टू चूज है कि वो अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं, उनको सरकार में भेजते हैं। अब क्या हो सकता है, कोई जो सरकार में जाएगा वो सरकार को कैसे चलाएगा, तो उसके भी तरीके जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं, उनको पावर्स दी गई है हमारी गवर्नमेंट के लिए, कुछ जो है रेगुलेशंस बनाए गए हैं, कुछ उनको पावर्स देकर उनको एम्पावर किया गया है। ठीक है, और ये भी बताता है कि गवर्नमेंट कैसे बनेगी, ठीक है, कौन से, जैसे लोकसभा, राज्यसभा, कैसे इलेक्शन होंगे, कैसे लोग चुनकर आएंगे, कैसे लोग काम करेंगे, कौन कौन उनको चुन सकता है, ये सब चीजें कहाँ है, ये हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में है। अब फोर्थ जो पॉइंट है वो भी इसी से रिलेटेड है। सबसे पहले देखिए, आप ध्यान रखिए कि जब कोई भी पावर में आता है तो ऐसा हो सकता है कि वो आर्बिट्रेरी बन जाए, ठीक है, ऐसा हो सकता है कि वो पूरी पावर को अपने हाथ में ले ले और कुछ भी डिसीजन बनाए। तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन जो है कुछ लिमिट्स भी सेट करता है गवर्नमेंट पर। गवर्नमेंट कई बार ऐसे कानून निकाल दे उनका कि भाई किसी को भी अचानक से अरेस्ट किया जा सकता है, जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किया था रोलेट एक्ट के टाइम पर, ऐसा कुछ कर दे। ठीक है, तो क्या होता है कि किसी को भी बिना चाहते हुए अरेस्ट करना, ये सब चीजें बिना उसकी किसी बिना गलती के सिर्फ सस्पिशन के बेसिस पर उसको अरेस्ट कर लेना, ये सब चीजें अवॉइड करने के लिए, किसी की फ्रीडम ना छीनी जाए, किसी के राइट्स ना उनसे छीने जाए, तो उसके लिए गवर्नमेंट पर भी कुछ लिमिट्स लगाती है अपने सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये भी काम करता है, एक तो गवर्नमेंट को पावर देगा, दूसरे की तरफ उसकी पावर को रिस्ट्रिक्ट भी कर देगा कि वो किसी की लिमिट्स क्रॉस ना करे, किसी की जो पावर है उनको, किसी की फ्रीडम को ट्रेसपास ना करे। ठीक है, देन अगला क्या है कि गवर्नमेंट जो है वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारी गवर्नमेंट को इनेबल करता है, उसको एक राइट देता है कि हमारे लोगों की एस्पिरेशंस को, सोसाइटी की ऐसी कंडीशन बनाए सोसाइटी में जिससे कि जस्ट एंड फेयर सोसाइटी बने और लोग अपने आकांक्षाओं को अचीव कर पाए। ठीक है, लोग अपने गोल्स को, अपने एम्स को अचीव कर पाए। वो कैसे होगा? जब उनको राइट्स दिए जाएंगे, जब उनको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स दिए जाएंगे, जब उनको फंडामेंटल ड्यूटीज दी जाएंगी, जब उनके लिए लॉज एंड पॉलिसीज बनाई जाएंगी गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, तो ये हमें इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत है। चलिए आगे चलते हैं। संविधान के कुछ और भी फंक्शंस होते हैं। उन 4 फंक्शंस के अलावा संविधान के क्या फंक्शंस है? सबसे पहला आप एक जिस समझिए उन 4 फंक्शंस का,
कि एक तरफ तो कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्रोवाइड करता है कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन जो कि कंट्रोल करेंगे पावर ऑफ गवर्नमेंट को, माने गवर्नमेंट आर्बिट्रेरी ना हो जाए, गवर्नमेंट अपनी मनमर्जी से खुद कुछ ना करने लग जाए, तो उसकी पावर को लिमिट करेगा, उसको रिस्ट्रिक्ट करेगा। दूसरा, उसको ऐसी पावर भी देगा कि ताकि वो लोगों के लिए अच्छा कर पाए, लोगों के वेलबींग के लिए सोच पाए, लोगों के लिए कुछ बेहतर पॉलिसीज बना पाए, उनके डेवलपमेंट के लिए काम कर पाए। तो ये मतलब कॉन्ट्रेरी है, लेकिन फिर भी हर किसी को पूरी जिम्मेदारियां दे देना उसको अपने आप में बहुत ज्यादा पावरफुल बना देते हैं, जिसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए कि वो बाकी कंट्रीज की तरह, जैसे कि पाकिस्तान में मिलिट्री रूल लग जाता बार बार, नेपाल में बार बार किंग को हटाया जाता, उसके संविधान को हटा दिया जाता। तो कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ वैलिडिटी कॉन्स्टिट्यूशन की यही दिखती है हमारी, कि वो एक तरफ आपको रूल्स एंड रेगुलेशन में बांध रहा है, दूसरी तरफ आपको ये जिम्मेदारियां भी दे रहा है, आपको ये फ्रीडम भी दे रहा है कि आपको लोगों के लिए कुछ करना है। ठीक है, देन अगला क्या है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, हमें फंडामेंटल आइडेंटिटी देता है, एक तरह की पहचान देता है, एक हमें बुनियादी पहचान देता है। ठीक है, वो कैसे, देखो, क्योंकि हम सारे के सारे कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते हैं, हम सारे एक प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, उसके प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहे हैं, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो कर रहे हैं, तो हम एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी में बंधे हुए हैं, एक राजनीतिक पहचान हमें हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है। ठीक है, दूसरा क्या है, देखिए, आप जब रूल्स रेगुलेशन लॉ की बात करते हैं तो आप पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं। जब आप एक गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, उसके काम की बात कर रहे हैं, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, इन सब की बात कर रहे हैं, तो आपको उन सबका मेंबर बनाना, उन सबके काम में आपको शामिल करना, तो आपको राइट्स देकर, आपको वोटिंग राइट्स देकर, सब कुछ देकर कॉन्स्टिट्यूशन आपको क्या देता है, एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी देता है, एक राजनीतिक पहचान देता है। अब आपको वो कुछ आप पर भी रुकावटें लगाता है, कुछ आप पर भी सीमाएं लगाता है कि आप अपनी फ्रीडम को ज्यादा यूज ना करें, ओवर यूज ना करें। किसी भी चीज की सीमा होती है, हर चीज की सीमा होती है, और हर चीज की अति बेकार होती है। तो इसीलिए अथॉरिटेटिव कॉन्स्टेंट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लगाता है कि क्या और क्या नहीं करना चाहिए। जहां हम किसकी बात कर रहे हैं, नैतिक मूल्यों की। ठीक है, जहां हम बात कर रहे हैं मॉरल आइडेंटिटी की, कि हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए। फ्रीडम दी है, लेकिन इतनी नहीं कि वो दूसरों की फ्रीडम को हानि पहुंचा दे। इक्वालिटी दी है, लेकिन इतनी नहीं कि दूसरों की इक्वालिटी को छीन ले। ठीक है, तो ये हमारा अथॉरिटेटिव कुछ कंस्ट्रेंट हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लगाता है, जिसके थ्रू वो हमें मॉरल आइडेंटिटी दे रहा है। देन कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो प्रोवाइड नेशनल आइडेंटिटी। अब आपकी एक नेशनल आइडेंटिटी भी आपको एक कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है। वो क्या है, आपकी सिटीजनशिप, जो कि आपको बिना किसी भेदभाव के मिलती है, चाहे आप किसी विकास से हो, क्रीड से हो, जेंडर से हो, एथनिसिटी से हो, और चाहे किसी भी रिलीजन से हो, उसके रिस्पेक्टिव, उसके मतलब बावजूद आपको सबको बराबर से सिटीजनशिप मिलेगी, आपको एक नेशनल आइडेंटिटी मिलेगी कि आप इंडियन हैं, आप एक इंडियन कल्चर एंड कॉन्स्टिट्यूशन से बंधे हुए हैं। ठीक है, जैसे कि जर्मनी में होता है, जर्मनी में क्या होता है कि वहां पर जो जर्मन ओरिजिन के लोग हैं उन्हीं को जर्मनी की सिटीजनशिप दी जाती है। लेकिन भारत में ऐसा बिल्कुल नहीं है, हम एथनिसिटी या किसी भी जेंडर या किसी भी रिलीजन के आधार पर सिटीजनशिप में भेदभाव नहीं करते हैं। इट ऑल्सो एक्सप्रेसेस हाउ टू रिलेशनशिप, मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक और काम करता है, एक और पहचान देता है हमारे सेंटर और हमारे रीजनल स्टेट, हमारे जो केंद्र और राज्य सरकार को एक पहचान देता है कि उन लोगों को कैसे काम करना है, केंद्र सरकार को राज्य सरकारों के बीच में रिलेशन कैसे वर्क करेगा। ठीक है, आपको समझा रखा है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है किसने बनाया था, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने बनाया था। उन्होंने इसीलिए दो सिस्टम फॉलो किए, पार्लियामेंट्री सिस्टम और फेडरल सिस्टम। ठीक है, केंद्र और राज्य भी होगा और हमारा लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी भी होगी। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों डिवीजन ऑफ पावर है हमारे कंट्री में। ठीक है, तो ये भी एक पहचान हमारे कंट्री को दी है जो बाकी कंट्रीज से आ रही है। तो चलिए और देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ अथॉरिटी होती है, कॉन्स्टिट्यूशन को लोग क्यों फॉलो करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन है क्या। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन कितना इफेक्टिव है, कॉन्स्टिट्यूशन कितना जस्टिस लोगों को प्रोवाइड कर रहा है। तो ये क्वेश्चन जब कॉन्स्टिट्यूशन आंसर करता है तब उसकी वैलिडिटी बढ़ती है, तब लोग उसको ज्यादा से ज्यादा अबाइड करते हैं, लोग उसको ज्यादा से ज्यादा फॉलो करते हैं। ठीक है, तो अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किससे डिसाइड होती है कि कितना इफेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन है, कि कितना ज्यादा उसमें इफेक्टिवनेस है, कितना वो लोगों को अच्छे रूल्स एंड रेगुलेशन प्रोवाइड कर रहा है, किस तरह की फ्रीडम इक्वालिटी लोगों को प्रोवाइड कर रहा है, लोग कितना उसमें बिलीव करते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन जस्ट है या नहीं है, फेयर है या नहीं है। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान में रखना कि दो चीजों से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की अथॉरिटी डिसाइड होती है कि लोग उसे फॉलो करेंगे या नहीं करेंगे। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन एक बेसिक सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन है, लेकिन कई कंट्रीज में, हमारी कंट्रीज में वो रिटन फॉर्म में है। हमारी कंट्री में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है दुनिया का सबसे लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि कुछ ऐसी कंट्रीज जहां पर रिटन फॉर्म में भी नहीं है, फिर वहां लोग क्यों मानते हैं। ठीक है, जैसे कि ब्रिटेन, वहां पर सिर्फ सेट ऑफ सम पेपर्स हैं, उन पर कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए हैं, लेकिन वो एक बुक के फॉर्म में प्रॉपर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। ठीक है, तो ऐसे जगह पर भी लोग कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करते हैं। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करने के रीजन हमें चाहिए, हमें पता होने चाहिए
तो उसको प्रचलन में लाने का तरीका क्या है, मोड ऑफ प्रमलगेशन क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन, देखिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था बहुत ही ज्यादा लंबे फ्रीडम मूवमेंट, फ्रीडम स्ट्रगल के बाद बना था, ठीक है। तो उसको बनने में टाइम लगा, दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 तक, इसको 2 साल 11 महीने 18 दिन का टाइम लगा था। और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने इसे बनाया था आफ्टर अ लॉन्ग फ्रीडम स्ट्रगल। अब आपको एक और बात ध्यान में रखनी है कि जो हमारी फ्रीडम स्ट्रगल थी ना, उसी के दौरान लोगों को हमारे फ्रीडम जो मूवमेंट में लीडर्स थे उन पर भरोसा होने लग गया था, उन पर वो आंख बंद करके विश्वास करते कि हमारे देश के लिए जो भी फैसला लेंगे वो बहुत ही अच्छा फैसला होगा, ठीक है। तो ये जो था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हमारी यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज पर इलेक्ट नहीं हुई थी, कोई रेफरेंडम नहीं हुआ था, कोई वोटिंग नहीं हुई थी कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कितने लोग आएंगे, ठीक है, और कहाँ कहाँ से लोग चुने जाएंगे, लेकिन फिर भी लोग इस पर भरोसा करते थे। लेकिन कई कंट्रीज में क्या होता है कि मिलिट्री जो लीडर्स होते हैं, मिलिट्री के लीडर्स होते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन बना देते हैं, वहां के कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चलते, क्योंकि मिलिट्री वाले जो रूल्स होते हैं, मिलिट्री लीडर्स के जो रूल्स होते हैं बहुत ही आर्बिट्रेरी होते हैं, वो अपनी खुशी के लिए, अपनी मनमर्जी के लिए रूल्स बनाते हैं, लोगों पर थोपते हैं, इम्पोज करते हैं। तो वहां जो इम्पोजमेंट है वो बहुत गलत है, जब तक लोग अंदर से किसी चीज को फॉलो करना नहीं चाहेंगे वो नहीं करते हैं। वैसे ही नेपाल में भी एक आपका एग्जाम्पल है कि किंग ने बार बार कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, लेकिन लोगों ने फिर से उसको फॉलो करना बंद कर दिया, उसको मानना बंद कर दिया, उसके अगेंस्ट चले गए। क्यों? क्योंकि लोगों के फेवर में जब तक आप बात नहीं करोगे, लोग आपकी चीजों को फॉलो नहीं करेंगे, लोग कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं करेंगे। जैसे कि साउथ अफ्रीका और अमेरिका की हम बात करें, वहां के कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं, बहुत ज्यादा लोगों को, अपने सिटीजन्स को राइट्स देते हैं, बहुत ज्यादा उनकी फ्रीडम को गारंटी देते हैं, ठीक है। अमेरिका की कॉन्स्टिट्यूशन की मैं बात करूं तो वहां से हमने फंडामेंटल राइट्स हमने वहीं से लिए हैं। तो आपको सबसे ज्यादा बहुत भरोसा है अपने कॉन्स्टिट्यूशन पे जब भी आप उसको फॉलो करोगे, और किसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उस पर भी बात डिपेंड करती है। तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जितने भी मेंबर्स थे सब बहुत ही हाईली एजुकेटेड, दूसरा फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट में थे, उन्होंने बाहर से पढ़ाई की थी, सब जगह के थ्योरीज पढ़कर बहुत डिबेट डिस्कशन के बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना। ऐसे ही नहीं कि कोई बैठे 4 लोग और बना दिया, ठीक है। देन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पास एक कंसेंसस थी, मतलब सारे लोगों की एक सहमति थी कि हाँ हम इन लोगों पर भरोसा करते हैं जो भी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में है, और हम उन पर, क्योंकि वो लोग फ्रीडम फाइटर्स थे और उनको पूरी तरह से बैकिंग मिली हुई थी, लोगों की एक सहमति मिली हुई थी कि आप जो भी बनाएंगे वो सही बनाएंगे, और पॉपुलर मासेस लोग उन पर भरोसा करते थे, और वो जो लीडर्स थे वो लोगों में बहुत ज्यादा पॉपुलर थे। दूसरा, सब्सटैंटिव प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की हम बात करें, कुछ और भी प्रोविजन है, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है ना, जितना भी वो लोगों को देगा, जितना ज्यादा लोगों को वो फ्रीडम अश्योरिटी ऑफर करेगा, जितना ज्यादा वो लोगों में विश्वास बढ़ाएगा, उतना ही ज्यादा वो पॉपुलर होगा, उतना ही ज्यादा लोग उसे मानेंगे, ठीक है। तो जब तक वो सबको एक रीजन नहीं देता प्रोविजन को फॉलो करने का, कोई उसकी बात नहीं मानेगा। जैसे कि श्रीलंका में हुआ, सिंहली लोगों को ज्यादा प्रेफरेंस दी गई, तमिल लोगों को बिल्कुल भी नकार दिया गया, कोई गवर्नमेंट जॉब में उनकी कोई सिक्योरिटी नहीं थी, कुछ नहीं था। तो ये सब चीजें जहां पर होती है वहां के कॉन्स्टिट्यूशन अमान्य हो जाते हैं। जब कॉन्स्टिट्यूशन अपने लोगों में ही भेदभाव करेगा तो वहां का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं माना जाएगा। तो इसीलिए एक कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है उसको कन्विंस करना पड़ता है लोगों को कि वो एक फ्रेमवर्क दे रहा है, एक ढांचा दे रहा है उनकी इक्वालिटी, उनकी फ्रीडम, उनकी बेसिक जस्टिस को परस्यू करने का, कि उनको समाज में बराबर नजरों से देखा जाएगा, उनको न्याय मिलेगा, उनको समानता दी जाएगी। और कॉन्स्टिट्यूशन जितना ज्यादा लोगों की फ्रीडम इक्वालिटी प्रिजर्व करेगा, जितना ज्यादा लोगों की फ्रीडम इक्वालिटी पर ध्यान देगा, उतना ही ज्यादा वो लोगों के बीच में सक्सेस होगा, उतना ही ज्यादा वो सक्सीड करेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन को प्रचलन में लाने के लिए एक और चीज जरूरी है, तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना वो प्रॉपर संतुलन बनाए रखे डिफरेंट ऑर्गन्स के बीच में, सरकार के अलग अलग अंगों के बीच में एक प्रॉपर बैलेंस स्ट्राइक करना जरूरी होता है। अगर वो बैलेंस बिगड़ गया तो कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन भी हमारा डगमगा जाएगा, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूट्स पावर अमंग इंस्टीट्यूशंस, लाइक हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूट करता है पावर्स, किसके बीच में, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी और एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन, ठीक है। एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन हमारी जो प्रॉपर तरीके से चुनाव करा सकती है, उसके ऊपर कोई दबाव नहीं है, वो इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है, ठीक है। अगर हमारी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों के बीच में एक हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है इक्वल लेवल पर, ठीक है, क्योंकि ये एक ध्यान रखता है कि अगर कोई भी अंग सही से काम नहीं कर रहा तो दूसरा अंग उस पर चेक्स एंड बैलेंस रख सकता है, उस पर नजर रख सकता है, एक वॉच डॉग की तरह काम कर सकता है, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी होता है एक बैलेंस स्ट्राइक करना हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स के बीच में। जैसे कि एक वर्टिकल भी होता है जो हमारा, जिसको हम बोल सकते हैं वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, वो होता है सेंटर, स्टेट एंड रीजन या फिर लोकल, ठीक है। तो हमारा एक
वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता है कि सेंट्रल स्टेट रिलेशन और लोकल लेवल पर भी हमारी गवर्नमेंट की जो पावर्स होंगी डिस्ट्रीब्यूट होंगी, और हमारा जो गवर्नमेंट के ऑर्गन्स होंगे उनके बीच भी पावर डिस्ट्रीब्यूट होंगी हॉरिजॉन्टल लेवल पर। तो ये हमारा दो तरीके से पावर डिस्ट्रीब्यूट होती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। देन कॉन्स्टिट्यूशन एक राइट बैलेंस स्ट्राइक करे कि क्या सही है और क्या गलत है के बीच में, माने या तो वो ज्यादा रिजिड नहीं हो सकता, अपनी अथॉरिटी भी मनवानी है उसे लोगों से, और दूसरा ज्यादा अथॉरिटेटिव भी नहीं होना, माने एक बिल्कुल ही खड़ूस भी नहीं बन सकता। अगर हम एक संविधान को एक लिविंग पर्सन की तरह ट्रीट करें तो संविधान हमारा ना तो ज्यादा खड़ूस हो सकता है ना ज्यादा नरम हो सकता है, क्योंकि दोनों ही कंडीशन में उसको कोई ना कोई दबा देगा, ठीक है, उसके लिए चैलेंजिंग हो जाएगा। जैसे कि अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन को ज्यादा अथॉरिटेटिव रखेंगे तो उसमें बदलाव की हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें टाइम टू टाइम चीजों को बदलने की जरूरत पड़ती है, ठीक है, टाइम टू टाइम चीजें अलग तरीके से चलती हैं, तो इसीलिए उनमें प्रोविजन बदलने की जरूरत होती है। तो इसीलिए हम उसको अथॉरिटेटिव भी नहीं रख सकते और हम उसको ज्यादा फ्लेक्सिबल भी नहीं रख सकते कि जो मर्जी जो कोई है उसके प्रोविजंस बदल दे। तो इसीलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एक लिविंग डॉक्यूमेंट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो एक राइट बैलेंस स्ट्राइक करता है किसके बीच में, हमारी पॉसिबिलिटी टू चेंज द प्रोविजन, कि हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजन कितना बदल सकते हैं, और हम बार बार उन्हें लिमिट भी करता है कि हम उन्हें कितनी बार बदल सकते हैं। ये नहीं कि बार बार हम प्रोविजंस को बदले ही जाएंगे, उसमें जो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन उन्हें चेंज ही करते जाएंगे, जितना जरूरत है सिर्फ उतना, ना ज्यादा रिजिड ना ज्यादा फ्लेक्सिबल। तो ये हमारा ना ज्यादा कठोर और ना ज्यादा नर्म हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होता है। तो ये परफेक्ट बैलेंस स्ट्राइक करता है। चलिए और देख लेते हैं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे। तो चलिए अपने चैप्टर का सबसे ज्यादा मेन पॉइंट डिस्कस करते हैं, वो है हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनी कैसे थी, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे, मतलब किस तरह से, कौन से प्रोविजंस को फॉलो करके इसे बनाया गया था। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी, पहली सिटिंग इसकी हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, और इसके बाद इसकी दूसरी मीटिंग एज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ अनडिवाइडेड इंडिया, माने बिना विभाजन की कंट्री की पहली मीटिंग जिसको हम मान सकते हैं, वो है 14 अगस्त 1947, ठीक है। अब इसके जो मेंबर्स थे ना, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे, वो कहाँ से चुने गए थे? वो किसी भी डायरेक्ट इलेक्शन से नहीं चुने थे, उन्हें लोगों ने नहीं चुना था। जैसे अब मैंने आपको बताया था कि राज्यसभा के लोगों को जिस तरह से चुनते हैं, हमारी विधानसभा के हमारे एमएलए चुनकर भेजते हैं राज्यसभा के अंदर मेंबर्स, वैसे ही उस टाइम पर जो हमारी लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती थी उन्हें प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली बोला जाता था, ठीक है। तो उनके मेंबर्स ने हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को चुना था, वो भी इनडायरेक्ट इलेक्शन से। सेम वही मेथड जो मैंने आपको बताया था सांसद कैसे चुने जाते हैं, सेम उसी मेथड को फॉलो करके इंडायरेक्ट इलेक्शन, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक है, सेम उसी मेथड को। उस वीडियो का लिंक मैं डाल दूंगी अपने डिस्क्रिप्शन में, अगर आपको डिटेल में देखना है तो उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स ने इंडायरेक्ट इलेक्शंस के थ्रू प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के थ्रू लोगों को चुना था और हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भेजा था। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ना कैबिनेट मिशन के प्लान के अंदर दो भागों में से चुनकर आई थी, एक तो ब्रिटिश प्रोविंसेस से और दूसरा प्रिंसली स्टेट से। माने हमारे जो प्रोविंसेस है, हमारे ऐसे प्रांत जहां पर ब्रिटिश गवर्नमेंट रूल कर रही है, और हमारे जो रजवाड़े थे उनसे। तो हमारे ब्रिटिश प्रोविंसेस के पास ऑब्वियसली ज्यादा सीट थी, क्योंकि वो कैबिनेट मिशन प्लान ही अंग्रेजों ने बनाया था। 292 सीट्स थी इनके पास और 93 सीट्स थी प्रिंसली स्टेट्स के पास, ठीक है। और जो सीट्स थी ना, उन सबको बराबरी डिस्ट्रीब्यूट किया था 3 कम्युनिटीज के अंदर, मुस्लिम, सिख्स एंड जनरल कम्युनिटीज, ठीक है। अब ये जो सीट्स थी उनको कैसे दिया गया था, माने 10 लाख लोगों पर एक सीट को प्रोवाइड किया गया था। 10 लाख लोगों पर एक सीट पर चुनाव होगा, ये दिया गया था। और उस एक सीट को अलग अलग कम्युनिटीज के, जहां जिसकी पॉपुलेशन ज्यादा है, जहां जिस कम्युनिटी की पॉपुलेशन ज्यादा है, उस कम्युनिटी को वहां पर रिजर्व कर दिया गया था, ठीक है। अब अगला क्या है, आफ्टर पार्टीशन। देखिए अब 292 सीट्स और 93 सीट्स को मिलाकर हो जाता है 385 सीट्स, लेकिन 385 आफ्टर पार्टीशन नहीं रहा। आफ्टर पार्टीशन क्या हुआ था, ये नंबर बदल गया जब हमारा प्लान डिस्कस हुआ, हमारा भारत में पता चला कि इंडिया डिवाइड होने वाला है। तो अब एज ऑन 3 जून 1947 क्या हुआ था कि नंबर ऑफ मेंबर्स जो थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिवाइड हो गए थे पार्टीशन के बाद, और कितने मेंबर्स बचे थे इंडिया के पास, बाकी पाकिस्तान चले गए थे, तो अब बचे थे 299। इन्होंने ही 299 मेंबर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया, कॉन्स्टिट्यूशन को अपनाया, और इसको कब अपनाया गया था, 26 नवंबर 1949। अब 26 नवंबर 1949 को जब कॉन्स्टिट्यूशन अपना लिया गया तो 1950 को क्यों लागू हुआ, क्योंकि लाहौर अधिवेशन में 26 जनवरी के दिन ही किसकी मांग हुई थी, पूर्ण स्वराज्य की, ठीक है। 284 मेंबर्स जो थे वो प्रेजेंट थे कब,
24 जनवरी 1950 को जिन्होंने साइन किया था कॉन्स्टिट्यूशन को और पास किया था। तो 284 यहाँ पर और कम हो गए। अब उसके बाद 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारा लागू हुआ। ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं इसके बारे में। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की और भी कंपोजिशन थी, वो ये कि इसमें हर तरह की हर क्लास के रिप्रेजेंटेटिव थे, हर सोसाइटी के रिप्रेजेंटेटिव थे। जैसे कि 28 मेंबर्स इसमें शेड्यूल कास्ट से थे और कांग्रेस ने सबसे ज्यादा सीट्स थी इसकी, 82% सीट्स जो थी कांग्रेस के पास थी। लेकिन कांग्रेस अपने आप में ही एक बहुत बड़ी पार्टी थी, बहुत, अगर इसको हम बोले एक रेनबो पार्टी थी कि जिसमें सारे कलर्स के, मतलब सारे तरह के लोग थे, सब सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लोग थे, हर ओपिनियन, हर डाइवर्स कल्चर को ये रिप्रेजेंट करती थी उस समय पर। तो प्रिंसिपल ऑफ डेलिब्रेशन, अब जो हमारे प्रोविजंस बने वो किस आधार पर बने? देखिए, हर मेंबर ने, एक मेंबर ने, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के एक मेंबर ने कॉन्स्टिट्यूशन को ये ध्यान में रखते हुए बनाया, क्या ध्यान में रखते हुए? पूरे देश का सोचकर बनाया। ठीक है, एक प्रोविजन को हर किसी सेक्शंस को सोचकर ही बनाया गया है। अब कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अपनी अथॉरिटी ड्रू करता है, अपना जो वैलिडिटी, लोग उसको क्यों फॉलो करते हैं, उसका ये रीजन, एक मेन रीजन है कि जो मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थे ना, उन्होंने हर चीज को, हर प्रोविजन को बहुत ही ज्यादा डिस्कशन, बहुत ही ज्यादा आर्ग्यूमेंट करके तब उस प्रोविजन को आगे बढ़ाया। ऐसे ही नहीं कि बस सोचा और लिख दिया, नहीं, उस पर प्रॉपर आर्ग्यूमेंट हुए, उस पर प्रॉपर सोचा गया, उसको प्रॉपर हर तरह से, हर सेक्शंस को सामने रखकर, हर तरह के लोगों के बारे में सोचकर, हर सारी नीड्स एंड एस्पिरेशंस को दिमाग में रखते हुए लोगों की, तब वो प्रोविजन को पास किया गया। सिर्फ एक प्रोविजन था जो बिना किसी डिबेट के पास हो गया, वो था हमारा यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, जो हमारा 18 साल की एज के बाद जो हमारी वोटिंग राइट्स आते हैं उसको। देन इसके प्रोसीजर्स क्या थे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के? तो इसमें हमारी 8 मेजर कमेटी थी जो अलग अलग सब्जेक्ट्स पर काम कर रही थी, और इनके जो चेयरपर्सन थे वो नेहरू जी, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, बी आर अम्बेडकर जी, और भी लोग थे। ठीक है, तो 8 कमेटीज थी, तो ज्यादातर इन्हीं लोगों ने चेयर कर रखी थी। देन हर कमेटी का अलग अलग काम था, अलग अलग सब्जेक्ट्स पर, अलग अलग प्रोविजंस पर काम करती थी, लेकिन वो जो भी प्रोविजन बनाते थे उस पर पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी वो डिस्कशन करती थी। ऐसा नहीं कि एक कमेटी ने बनाया तो सिर्फ उसी की एक्सपर्टीज हो गई, बाकी और कोई नहीं जानेगा उसके बारे में, ना कोई उस पर कोई क्वेश्चन पूछ सकता है। पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली उस पर क्वेश्चन पुट कर सकती थी, उस पर आर्ग्यूमेंट कर सकती थी, उसको डिबेट करके आगे पास कर सकती थी। देन असेंबली के जो सेशंस थे ना, वो लोगों के लिए और प्रेस के लिए, मीडिया के लिए खुले हुए थे। वहां कोई भी आकर, मीडिया पर्सन हो चाहे लोग हो, आम लोग हो, वो आकर देख सकते थे जब डिस्कशंस होती थी किसी भी मैटर पर। आगे बढ़ लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में और क्या क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन एक तो हमारा इनहेरिटेंस है नेशनलिस्ट मूवमेंट का, हमारी जो इतनी सालों लंबी देशभक्ति की मूवमेंट चली, जो हमारी इतनी सारी आजादी की लड़ाइयां चली हैं, उसमें जो इनहेरिट किया है हमने, उनसे कुछ वैल्यूज लिए हैं। वो कौन सी वैल्यूज है? ऐसे प्रिंसिपल्स जो कि हमने इनहेरिट किया है, जो कि हमें आगे फ्यूचर में काम आएंगे। हम हिस्ट्री से सीखते हैं, फ्यूचर पे अप्लाई करते हैं। ठीक है, देन बेस्ट समरी ऑफ इन प्रिंसिपल्स की अगर मैं बेस्ट समरी दूं तो आपको ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के अंदर मिलेगी, जो कि नेहरू जी ने 1946 में दिया था, जिसके अंदर ये था कि इंडिया एक सॉवरेन सोशलिस्ट तो बाद में एडवाइस हुई, जिसके अंदर ये था कि इंडिया एक सॉवरेन रिपब्लिक कंट्री होगा। ठीक है, ऑटोनोमस स्टेट्स होंगे, सारे डिप्रेस क्लासेस को राइट्स दिए जाएंगे, सारी लिबर्टी, इक्वालिटी सबको दी जाएगी। तो अगर आपको ये सब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बारे में पढ़ना है तो उसके लिए मैं अलग वीडियो बना दूंगी, लेकिन आपको सिर्फ यहाँ इतना ही समझना है कि ये सब जो प्रिंसिपल्स हैं हमारी, आपको प्रस्तावना के अंदर मिल जाएंगे। प्रस्तावना हमारी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के ऊपर ही आधारित है, उसी से प्रेरणा लेकर बनाई गई है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मूव किया था नेहरू जी ने 1946 में। अब कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, सिर्फ एक प्रिंसिपल्स या रूल्स एंड रेगुलेशन का एक बुक नहीं है। ठीक है, वो हमारा एक ऐसा मॉरल कमिटमेंट है, हमारी सरकार के साथ, हमारे लोगों के साथ, नागरिकों के साथ, ऐसा वो एक कमिटमेंट करता है, एक वादा करता है कि वो ऐसी गवर्नमेंट बनाएगा जो कि सारे प्रोमिसेस को फुलफिल करेगी, जो भी हमने आजादी की लड़ाई में, आजादी के टाइम पर लोगों को प्रॉमिस किया था कि हम डिलीवर करेंगे, तो वो सब भी वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता है। और इसके अंदर हमारे इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स भी हैं, हमारे जो सरकार के अंगों का पावर्स भी दी गई है, उनको पावर डिस्ट्रीब्यूट की गई है हॉरिजॉन्टल लेवल पे और वर्टिकल लेवल पे। वर्टिकल लेवल पे सेंट्रल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट के बीच में, जो मैं समझा ही दिया, और हॉरिजॉन्टल लेवल पे लेजिस्लेटिव, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव, इसका भी वीडियो हम बना चुके हैं, आप देख सकते हो। अब हमारे जो इतने सारे प्रोविजंस जब हमने बनाए, तो हमने कुछ प्रोविजंस बाहर के कॉन्स्टिट्यूशन से भी लिए, जो जहां चीज अच्छी थी, जो हमारे देश में काम में आई जा सकती थी, जो हमारी सोसाइटी पर भी अप्लाई होते थे, ऐसे कुछ प्रोविजंस हमने बाहर की कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। और संविधान निर्माताओं ने उसे लेते हुए ये रीजन दिया कि ये सेम सिचुएशन हमारी कंट्रीज में भी अप्लाई होती है और हमारी कंट्रीज के लिए ये बेनिफिशियल होगा, इसीलिए उन्होंने ये हमारे
लिए हैं कुछ प्रोविजन, जैसे कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, जो कि लोकसभा में होता है, जो सबसे आगे वही जीते, जिसको सबसे ज्यादा वोट वही जीतता है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सरकार का संसदीय ढांचा, कि संसद जो है वो सबसे ऊपर है, उसके जो दोनों सदन है लोकसभा राज्यसभा, ये सब जो डिवीजन है वो सब हमने कहाँ से लिया है, ब्रिटिश गवर्नमेंट से, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। रूल ऑफ लॉ के हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है सर्वोपरि है, ठीक है। और देन इंस्टीट्यूशन ऑफ द स्पीकर, जो भी हमारे लोकसभा राज्यसभा के स्पीकर होते हैं, उनका रोल, उनकी पावर्स, उनकी पोजीशन हमने यहीं से लिए। और लॉ मेकिंग प्रोसीजर, कानून कैसे बनाना है। देन आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है, ठीक है, हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। देखिए हमारे लिए कितना काम में आ रहे हैं यहाँ के, ठीक है। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी के फीचर्स लिए हैं, ठीक है, प्रिंसिपल्स लिए। कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट। क्वासी फेडरल माने हमारा सेंटर, हमारा फेडरलिज्म है, सेंटर स्टेट में पावर है, लेकिन सेंटर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसे बोलते हैं हम क्वासी फेडरल नेचर। देन आइडिया ऑफ रेसिडुअल प्रोसीजर्स के पावर्स के जितने भी हमारे यूनियन स्टेट और जो लिस्ट होती हैं, थर्ड लिस्ट होती है, उसका नाम मेरे दिमाग से स्किप हो रहा है, यूनियन लिस्ट, राज्य सूची, समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। तो जो हमारी समवर्ती सूची होती है उसके लिए, उसके अलावा भी कुछ पावर्स ऐसी बच जाती हैं जो हमारी गवर्नमेंट नहीं यूटिलाइज कर पाती, कहीं किसी लिस्ट में फिट नहीं हो पाती, तो उनको रेसिडुअरी पावर्स डिक्लेयर कर दिया जाता है, ठीक है। देन यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है फंडामेंटल राइट्स, मेन ये पूछ भी लिया जाता है बहुत सारे एग्जाम में, और जुडिशियल रिव्यू का और इंडिपेंडेंट जुडिशरी का स्ट्रक्चर, ठीक है। हमारा जो न्यायिक पुनरावलोकन के जो एक सुप्रीम कोर्ट है अपने फैसले पर दोबारा विचार कर सकता है, दोबारा उस पर पिटीशन फाइल की जा सकती है, ये। और दूसरा हमारा जो है इंडिपेंडेंट जुडिशरी, हमारी जुडिशरी पर किसी का दबाव नहीं होगा, वो इंडिपेंडेंट होगी। तो ये था हमारे चैप्टर का पूरा जस्ट, पूरा सार, पूरा निचोड़। इसके बाद आपको बुक उठाने की, चैप्टर पढ़ने की मुझे नहीं लगता जरूरत पड़नी चाहिए, मैंने एक एक पॉइंट इसमें इंक्लूड किया है, एक एक पॉइंट डिस्कस किया है। और अगर आपको ऐसे ही वीडियोस देखने हैं तो हमारे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।